गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने HSSC CET मेंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें आपका अच्छा खासा रिस्पांस आया है और बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की है कि सर आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए कि MCQ सीरीज़ जो है ये HSSC CET मेंस की। तो हमने ये सोचा है कि जितना आपका 70% जो सिलेबस है उसकी हम MCQ सीरीज आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट MCQ सीरीज चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। वैसे 1000 फीस है उसकी MCQ सीरीज़ की, लेकिन 10% डिस्काउंट चल रहा है जो इस महीने के लास्ट तक रहेगा, तो आप वो बाई कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको हर यूनिट के 15, 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि कंप्लीट, क्योंकि हर यूनिट के ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप MCQ सीरीज बाय कर सकते हो, और जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर अपने यूट्यूब चैनल पे ही अबाउट में मिल जाएगा आपको 9812926011। ठीक है। आइए आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके हम कुछ MCQ आज लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि मेन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के मेन कॉजेज क्या है या मेजर कॉजेज क्या है, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है ना। तो तीन तरह के मेन कॉजेज होते हैं। एक होता है आपका अनलिमिटेड वांट्स होती है, दूसरा होता है लिमिटेड रिसोर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, या फिर स्केयर रिसोर्स भी आप बोल सकते हो। और थर्ड वन आता है उस लिमिटेड रिसोर्स के अल्टरनेट यूज होना। जैसे अगर मान ले कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो ये तो हो गया आपके पास लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स हो गया कि सर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं। अब इस रिसोर्स का आप अल्टरनेट यूज कर सकते हो। वो कैसे? जैसे 10,000 रुपये से आप क्या कर सकते हो सर, अपने कपड़े ला सकते हो, अपने खाने पीने की चीज़ों पे लगा सकते हो, हेल्थ पे लगा सकते हो, एजुकेशन पे लगा सकते हो। तो यानी कि रिसोर्स तो कम है और लेकिन उसकी यूजेज ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी आ गई कि सर एजुकेशन पे लगाएं, हेल्थ पे लगाएं, खाने पीने पे लगाएं, ड्रेस पे लगाएं, किस पे लगाएं। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑफ यूज। यही प्रॉब्लम है अपने पास। पैसा कम होना भी प्रॉब्लम है, उसके अल्टरनेट यूज होना भी प्रॉब्लम है। जबकि ह्यूमन की वांट्स क्या है? वांट्स तो अनलिमिटेड है। आप तो हर चीज़, जैसे कि मोबाइल फ़ोन भी आपको चाहिए, गाड़ी भी आपको चाहिए, घर भी आपको चाहिए, ठीक है, ऐशो आराम की लग्जरी लाइफ भी आपको चाहिए। तो वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। तो तीन तरह की प्रॉब्लम आती है। कौन कौन सी? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और लिमिटेड रिसोर्स, और उनका फिर अल्टरनेट यूज। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉजेज। ये जो दे रखा ना वन ऑफ द मेजर कॉजेज, ये इसको आप हटा भी दो चाहे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए दिया गया है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो पढ़ना है, जो समझना है, वो सिर्फ यही समझना है कि सर एक तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, उनके अल्टरनेट यूज होते हैं, स्केर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अब सेकंड क्वेश्चन है कि पीपीसी करो के बारे में एक्यूरेट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पीपीसी करो के बारे में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी करो होता क्या है। तो आइए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में करते हैं हम। तो जो जो क्वेश्चन मुझे लगा कि जिसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो सारे के सारे आपको डेप्थ में भी करवाए जाएंगे, जैसे पिछली सीरीज में करवाया गया था। तो देखिए पहला, तो उसने बोला कि व्हाट टू नो अबाउट द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, ठीक है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है देखिए। जो ये दिया गया है, दो तरह की गुड्स आप बनाते हो, गुड्स ए, गुड्स बी। तो यहाँ पर गुड्स ए के बारे में दिया गया, यहाँ पर गुड्स डी, यानी कि यहाँ पर बी लिख सकते हो आप, गुड्स बी के बारे में दिया गया है। अगर आप ये गुड्स ए इस लाइन को टच कर देता है, इट मीन्स जितने आपके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, पैसा था, सारा का सारा एज ए प्रोड्यूसर आपने गुड्स ए बनाने में यूज कर लिया, गुड्स बी को कुछ भी नहीं बनाया। और अगर आप इस पॉइंट बी पॉइंट को टच कर देते हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, इट मीन्स आपने सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो गुड्स बी का कर दिया, गुड्स ए का नहीं किया। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो हमें ये नहीं बताता कि एक गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, बल्कि ये बताता है कि दोनों गुड्स में अगर हमें एक गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। सर ये तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह बात होगी, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर जो मेथड लगता है वो लगता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट। आपको पता हो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करने से, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है भी एक गुड्स का प्रोडक्शन करते हो तो दूसरी गुड्स को आपको छोड़ना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो पीपीसी करो एक गुड्स का कितना प्रोडक्शन करना ये नहीं बताता, पीपीसी करो ये बताता है कि अगर एक गुड्स का आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट को बताता है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट को बताता है। याद रह जाएगा नहीं तो जरूरी है। और ये किस टाइप का होता है सर? ये होता है कॉनकेव। किस टाइप का होता है? कॉनकेव, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स बनता है वो ऐसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स। थोड़ा बहुत अगर आपने याद हो तो जो अपना आईसी कर्व होता है वो आपका कॉन्वेक्स कर्व का होता है, मतलब ये ओरिजिन होता है ओ, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और जो ओरिजिन की तरफ अगर ये झुका हुआ है जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और अगर ये ओरिजिन से दूर है, ये ओरिजिन हो गया, ये इससे दूर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है। क्यों होता है जी? ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो हर बार पूछ ली जाती है वो ये पूछी जाती है कि देखो यहां पर एक पॉइंट दे रखा ई और एक पॉइंट दे रखा एफ। अगर एक प्रोड्यूसर अगर ई पॉइंट तक प्रोडक्शन करता है, ई का मतलब होता है यहां पर देखो ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, यानी कि वो इतनी गुड्स का प्रोडक्शन करता है, इतनी ए गुड्स के और इतना आपका बी गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो इसने बोला कि अगर वो ई गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन यानी कि अपनी मशीनरी का कम यूज कर रहा है, अपने रिसोर्सेज का कम यूज कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज कितना कर सकता था सर? यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता था, इन पॉइंटों का यूज कर सकता था। ठीक है। और इसी तरह से अगर मान ले कि वो एफ पॉइंट पे जाना चाहता है, कहाँ पर? इस एफ पॉइंट पे जाना चाहता है, तो उसके पास इतने रिसोर्स ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्स है ए और आपका बी है, इसके इन दोनों के बीच में कितने भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है। तो यानी कि ई पॉइंट अटेनेबल पॉइंट होता है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, एफ पॉइंट अनअटेनेबल पॉइंट होता है जिसको आप अचीव प्रोड्यूसर वहां तक जा ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये तो होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और इसका आप यूटिलाइजेशन कर नहीं सकते। और अगर इस लाइन के बीच में होता है, पीपीसी कर्व के बीच में, तो इसको बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक मशीनरी 10,000 यूनिट बना सकती है, कितनी? 10,000। अगर आप 8,000 बना रहे हो, इट मीन्स आप मशीनरी का अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो। 15,000 आप बना नहीं सकते हो। ठीक है। तो ये 10,000 जो होगा ये क्या होगा? आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। हो जाए नहीं हो जाएगा? तो ये प्रोड्यूसर सेटिस्फाई तभी होगा या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तभी होगा जब वो ए से लेके बी, यानी कि आप बोल सकते हो पीपीसी कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वहां तक प्रोडक्शन करेगा, तो वो क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। कर लोगे? ये था आपका पीपीसी के बारे में। हमने यहाँ पर क्या सीखा? एक तो हमने अटेनेबल पॉइंट क्या होता है जो अंडर यूटिलाइजेशन होता है, और एक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर कि सर ए और बी यानी कि पीपीसी कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है, जहाँ तक किसी भी पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन करेगा तो वो उसका अच्छा माना जाता है। दूसरा क्या हमने पढ़ा सर? 2 गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पर करता है। अगर एक गुड्स ए का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो बी का प्रोडक्शन उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है। आइए, तो ये नेक्स्ट वन दिया गया अपना, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था अपना, ये देखिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पीपीसी कर्व के बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बतानी है, तो इसका ऑप्शन बनेगा सी। क्यों? क्योंकि देखो राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड कैसे शिफ्ट होता है? देखिए ये है आपका पीपीसी, ऐसा बन गया ना। अब अगर इसको राइट वर्ड शिफ्ट करवाना है, राइट वर्ड होता है सर ये, इस साइड राइट होगा ना, ठीक है जी। ये शिफ्ट कब होगा? ये शिफ्ट तब होगा जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो, यानी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छे हो, चाहे वो लेबर का अच्छा होना हो चाहे टेक्नोलॉजी का अच्छा होना, यानी कि लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एडवांस होनी चाहिए, तभी इस पीपीसी कर्व को राइट वर्ड शिफ्ट किया जा सकता है। ये याद रखना। अब आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं सर? अगर युद्ध हो तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेशन हो तो ट्रांसफ़र हो तब नहीं होता फिर भी, और नेचुरल डिजास्टर के कारण तो कब हो सकता है? जब कोई ना कोई आपके पास स्किल्ड हो,
चाहे वो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो और चाहे आपके वो लेबर के रिगार्डिंग दे रखी हो। ठीक है, कर लोगे, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर अपना 3। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये करो बोल लो या फिर फ्रंटियर बोल लो, बात एक ही है। तो पीपीसी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, पीपीसी फ्रंटियर ए स्ट्रेट लाइन। अब इसने बोला देखो ये यहाँ पर इसने बोला देखो नॉर्मली तो हम ऐसे पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ते इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव। लेकिन बोला कि सर अगर ऐसा हो तो, अगर ये ऐसा बन जाए तो कब हो सकता है ऐसा पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल तब हो सकता है जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप दोनों गुड्स में ए और बी में बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, एलोकेशन करते हैं। तो पीपीसी फ्रंटियर कैन बी, हो सकता है जी क्या, स्ट्रेट लाइन। क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन। नॉर्मली जो पीपीसी का कर्व होता है वो कॉनकेव होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कब, जब सारे के सारे रिसोर्स क्या हो, इक्वली एफिशिएंट हो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों का गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए सारे के सारे जो रिसोर्स है वो इक्वली बराबर की पावर रखते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, मार्जिनल कॉस्ट इज ट्रू। अब मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है सर, एक एडिशनल यूनिट का अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके रिगार्डिंग बात किया गया है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट क्या बनाता है, कॉनकेव बनाता है। देखो ये है, ये हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि सर ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ऐसा होता है, लेकिन कौन सी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिमिनिशिंग है, स्ट्रेट लाइन है या फिर इंक्रीजिंग है? तो ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ऐसा होता है कॉनकेव। आप याद रखना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स बनेगा, इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव बनेगा। ठीक है, याद रह जाएगा क्या? तो यहां पर याद रखना क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट के बारे में तभी पीपीसी कॉनकेव बनता है। टू ओरिजिन का मतलब ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना, इसके इससे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये ओरिजिन से दूर जा रहा है इसलिए कॉनकेव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, क्या है, इकोनॉमी के बारे में कोई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इकोनॉमी होता क्या है। देखो इकोनॉमी के अंदर पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुड्स और सर्विस दोनों का प्रोडक्शन इंक्लूड किया जाता है। नंबर 1 तो ये, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा हो गया कि जो पीपल जो है वो काम करते हैं आपकी जिंदा रहने के लिए, यानी कि पीपल टू अर्न ए लिविंग, अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन अपने मैच कर जाएंगे वहाँ पर इकोनॉमी के बारे में राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट में दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बारे में, दूसरी स्टेटमेंट में दिया गया है सर्विस के बारे में। तो सर दोनों आएंगे और साथ में क्या लिख रखा है, पीपल टू अर्न लिविंग, तो यानी कि ऑप्शन ए एंड बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। हो जाएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना दिया गया है, Which of the following statement reflect the correct situation related to allocation of resource? Allocation of resource याद रखना मेजर पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है, माइक्रो। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किसका पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। याद रह जाएगा, हाँ जी रह जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या दे रखा है इसने कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स किस टाइप का है, तो ये मेन कॉजेज है सेंट्रल प्रॉब्लम का। किस चीज़ का है, सेंट्रल प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल डिमांड, ये कुछ नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम होती है आपकी क्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि जो आपके पास स्केर्स रिसोर्स है उनके अल्टरनेट यूज है और अनलिमिटेड वांट्स है। इन तीनों को मैं अगर मैक्स कर दूं तो हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ये किसका मेन प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी आंसर। Which of the following conclusion is true about the rich people should be taxed more? अब ये ऑप्शन आपने देखा हो तो एक क्या दे रखा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक है, प्रोडक्टिव है, नॉर्मेटिव है, नेगेटिव, ये कुछ दे रखा है। तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। याद रखना यहाँ पर शुड भी लिख रखा है, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे आप जो मैं करवाऊंगा आपको तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखो जी क्या कुछ दे रखा आपका। तो सबसे पहले क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर,
दो तरह की इकोनॉमी दे रखी है आपके पास, एक दे रखी क्या पॉजिटिव और एक दे रखी क्या नेगेटिव। पॉजिटिव तो होता है जो रियल में है, यानी कि बेस्ड ऑन डेटा या फैक्ट, फैक्ट बेस पे होता है, उसको पॉजिटिव बोलते हैं। और एक होता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, आपकी जजमेंट क्या है, यानी कि एक तो सच्चाई क्या है और एक आप बोलते हो कि सर ये होना चाहिए, शुड बी, ought टू बी, ये एक ही बात है। ठीक, एक तो रियलिटी में क्या है वो तो पॉजिटिव इकोनॉमिक, एक क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है, आप क्या प्रिस्क्राइब्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले दिया गया मीनिंग, फिर देखें नेचर में ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है फैक्ट के बेस पे, ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है कि वैल्यू जजमेंट हर पर्सन की अलग अलग होती है। व्हाट इज डज, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है क्योंकि फैक्ट के ऊपर बेस है, और ये वैल्यू जजमेंट पास करता है। पेपर में पूछा गया था कि वैल्यू जजमेंट किस इकोनॉमी का पार्ट था, आप बोलोगे नॉर्मेटिव का। तो ये जो फैक्ट के बेस पे ये ऑब्जेक्टिविटी यानी बायसनेस नहीं होती, सब्जेक्टिव नेचर का है, क्योंकि वैल्यू हर किसी की अलग अलग जजमेंट अलग अलग होती है, तो ये आपका सब्जेक्टिव नेचर यानी कि बायसनेस होने के चांसेज है। स्टडी ऑफ, ये एक्चुअली बेस्ड होता है, और ये ought टू बी की जगह शुड भी हो सकता है, होना चाहिए, होना चाहिए। ये साइंटिफिक मेथड से टेस्ट किया जा सकता है फैक्ट को यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमी को, और इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक इशू, ये क्लियरली डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक इशू का, और ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में पता चल गया है तो फिर ये ज़्यादा आपके लिए टिपिकल नहीं है, आप इस क्वेश्चन का ईजिली आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो देखिए क्या दे रखा है, रिच पीपल शुड बी। अब शुड बी आ गया तो क्या कहलाएगा सर, शुड बी आ गया, इट मीन्स ये नॉर्मेटिव के बारे में बात करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन, तो ये शुड भी आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऑटो भी बोल दे या शुड भी बोल दे, बात एक ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 था अपना है, फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट। तो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन डी में दे रखा सर कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत बात है। कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा दे रखा है, इसने वो रखा है कि अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्ट्रेट लाइन में, जैसे मैंने पहले बात की थी, क्या बात की थी हमने बोला भाई देखो ये पीपीसी बन गया, क्या बन गया पीपीसी, क्यों बना, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ या ना, हाँ जी। हमने बोला कि अगर मैं ये बना देता हूँ पीपीसी, ऐसा बन जाए, ये किसके बनेगा, डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम ऐसा बना दें पीपीसी तो ये क्या बनेगा, आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट बोल लो, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपना ये आंसर इसमें दे रखा है, ठीक है, ये तीनों ठीक हैं, लेकिन इसमें एक ही आंसर दे रखा है कि अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट हो तब कैसा बनेगा। देखो हर जगह कांस्टेंट बोल रखा है, तब बनेगा ये स्ट्रेट लाइन, हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग का मतलब होता है, स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग या नो चेंज ऑफ रिसोर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इज, पीपीसी के बारे में सच्ची बात क्या है जी, पीपीसी के बारे में सच्ची क्या है अंडर, कि इफ ए पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, अभी हमने पीछे देख के भी आए हो आप डेप्थ में, ये अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसके लिए ये ऑप्शन आएगा बी, क्या आएगा बी, कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के इनसाइड, ये क्या हो गया इनसाइड, इसके अंदर कोई है, तो आउटसाइड है मतलब हम यूज ही नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी के बाहर है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइन ऑफ फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का साइन क्या है सर, फ्री इकोनॉमी का साइन है कि सारी की सारी जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई बेस पे किया जाता है, किस पे किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द प्राइस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट क्या है,
फैक्टर प्राइसिंग है। नेशनल इनकम तो नहीं है जी, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टर प्राइसिंग। क्या आ जाएगा? फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर का प्राइसिंग वही लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन। अब आपको ये पता हो कि रॉबिन्सन ने कौन सी डेफिनेशन की दी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बात कर सकते हैं, ठीक है ना। रॉबिन्सन ने क्या कुछ दिया था वही बात करेंगे। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो ही इसका आंसर दे पाएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं है, वरना तो आप जो भी तुक्का लगाओगे वही काम चलेगा, और क्या इलाज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कुछ दिया गया है, तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, इन दिस लैंडमार्क इजी इन दिस मार्क इजी ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमी द लियोन रॉबिन्सन डिफाइन द इकोनॉमी द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केर्स मीन्स। देखो क्या दे रखा है, स्कार्स मीन्स के बारे में किसने दे रखा है, रॉबिन्सन ने दे रखा है। किसने दे रखा है? रॉबिन्सन ने दे रखा है, ठीक है ना। तो यही इसकी डेफिनेशन है, और यही आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखिए, दोबारा से करता हूं, वहां पर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें देखो यही दे रखा है, रॉबिन्सन ने क्या दिया गया है, स्कार्स, रॉबिन्सन ने क्या दिया गया है, मीन्स ऑफ स्कार्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, in which economy the consumer and producer make choice based on the market force demand and supply। अब देखो बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है, मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, तो उसको मार्केट इकोनॉमी बोलेंगे। आप बोलोगे सर ओपन इकोनॉमी क्यों नहीं बोलते? देखो मार्केट इकोनॉमी होती है जो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग, और जो ओपन इकोनॉमी होती है, क्या होती है, ओपन जो इकोनॉमी होती है, इट मीन्स वहां पर जैसे इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेनर प्रोड्यूसर आकर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ओपन। याद रखना, ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी अलग कंसेप्ट है, मार्केट इकोनॉमी अलग है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि फॉरेनर प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर आके प्रोडक्शन कर सकता है, उसको ओपन इकोनॉमी बोलेंगे। और क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोलेंगे कि सर फॉरेनर प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर आकर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। लेकिन अगर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस हो तो उसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ऑप्शन 1 आ जाएगा आपका। अब इसमें कुछ ऑप्शन और बच गए, जैसे कंट्रोल इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉर्मली कंट्रोल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी एक ही सेंस में हम यूज करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। किसका कंट्रोल रहता है? गवर्नमेंट का। आपको याद हो तो आपने कुछ पढ़ा होगा, लाइक कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और आपका मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा है ना। तो कैपिटलिज्म का मतलब वो कहता है भी जितने भी देश के अंदर नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हाथों में होते हैं, गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, और मिक्स में दोनों के पास होता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है इट मीन्स गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट का इंटरफेरेशन के बारे में, सॉरी गवर्नमेंट का जो इंट्रैक्शन बोल लो आप, या फिर इंटरफेयर बोल लो, वर्ड यूज करेंगे हम, कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में, वो होता है तो कंट्रोल या कमांड होता है, नहीं होता तो आपका अनकंट्रोल या अनकमांड बोल सकते हैं, या फ्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? मार्केट इकोनॉमी। और लास्ट वन आज का अपना आता है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये थे आपके आज का जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सारा का सारा जो हमने करवाया है। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के साथ। और यकीन मानिए कि जितने HSSC की सारी यूनिट है, चाहे क्वेश्चन कम करवाएं लेकिन करवाएंगे सारे के सारे। आपको बता देंगे कि हम इस लेवल का हम करवा रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।